हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आप सबों का स्वागत करती हूँ अपने नए प्रोग्राम गुरु मंत्र में। गुरु मंत्र एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत अगले वर्ष होने वाले बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस प्रोग्राम में हम अलग-अलग विषयों के एक्सपर्ट टीचर को बुलाएंगे और उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम बोर्ड की तैयारी किस तरीके से करें। आज के हमारे पहले एपिसोड के गेस्ट और सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अतुल हंस। अतुल सर जम्मू से हैं और लगभग 15 वर्षों से ये टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। ये अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं। इस वक्त अतुल सर इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल जम्मू के प्रिंसिपल और एकेडमिक डायरेक्टर हैं। पढ़ाई के साथ साथ अतुल सर बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं वर्कशॉप के जरिए। आर्मी पब्लिक स्कूल और डीएवी में सर का वर्कशॉप चलता है जिसमें बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी हिस्सा लेते हैं। सर सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन भी हैं और कई किताबें लिखे हैं जिससे कि बच्चों को काफी फायदा होता है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं हम अतुल सर के साथ। अतुल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में और मुझे उम्मीद है कि बच्चों को आप जो भी टिप्स बताएंगे उससे काफी फायदा होगा। आज हम अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि अतुल सर कुछ बोले। Thank you very much, ma'am. Thank you very much for giving me this opportunity. I'm really humbled and privileged to be here in front of everyone. मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि मुझे मौका मिला इस प्लेटफॉर्म पे आने का और आपसे बात करने का और आपके माध्यम से बच्चों तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचाने का। जो एक बहुत बड़ा डर होता है बच्चों के दिल में बोर्ड एग्जाम्स, उसको कुछ हद तक बाहर निकालने का। So, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू। थैंक यू सर। तो हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं अपने पहले सवाल से। सर इस साल जैसा कि हम लोगों ने एक बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन जिंदगी में पहली बार देखा, पूरा एकेडमिक ईयर स्कूल गए बगैर ही निकल गया। तो आप एज ए टीचर आपको क्या लगा जब स्कूल में बच्चे जाते थे और आज घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई पे किस तरीके से प्रभाव पड़ा है? देखिए जी, नो डाउट इस पेंडेमिक ने मार्च से लेके अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे एजुकेशन को, हमारे बच्चों को बहुत इफेक्ट किया, बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। इसको अब हम कैसे लेना चाहते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। आइदर वी कैन टेक दिस ऑन द नेगेटिव नोट और वी कैन टेक दिस ऑन अ पॉजिटिव। नो डाउट इट्स अ चैलेंज जो पूरी दुनिया फेस कर रही है, लेकिन वैसे भी इस लाइन में, टीचिंग लाइन में, हम टीचर्स, हम प्रिंसिपल्स चैलेंजेस रूटीन में फेस करते रहते हैं और उनके सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं। मतलब काम, बोलते हैं ना, वो एक कहावत है भी, जिंदगी चलने का नाम है, तो वही चीज सामने है कि जिंदगी वाकई चलने का नाम है। मार्च मिड में ये चीज हमारे सामने आई, कोविड-19, जिसको WHO ने सेकेंड वीक ऑफ मार्च में पेंडेमिक घोषित कर दिया बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ केसेस इन कोविड-19 एंड डेथ्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। बट उसमें जो एक सेक्टर था एजुकेशन का, वो ऑब्वियसली इफेक्ट होना शुरू हुआ और बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जो सोसाइटी में बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें हम ज्यादातर लिखने पे जोर डालते हैं, ज्यादा समझाने पे जोर डालते हैं और वन टू वन टॉक करते हैं, फेस टू फेस टॉक करते हैं। इस पेंडेमिक से सबसे बड़ा नुकसान जो बच्चों के साथ हुआ वो ये है कि बच्चे लिखना भूल चुके हैं। बच्चे अब वेस्टर्न कल्चर में चले गए हैं जहां सिर्फ सुनना बोलना जी। सो लिखने वाली जो आदत है वो बच्चों की छूट चुकी है और बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए ये लिखना। और वाकई ही ये बहुत एक बड़ी बात है, बहुत एक टेंशन वाली बात है, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चे तो बच्चे हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान हमारे सामने हुआ वो ये हुआ। दूसरी चीज आती है पढ़ाई को लेके, सिलेबस को लेके। ठीक है, जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ, बहुत जल्दी हमारे इस डिपार्टमेंट ने, हमारे इस फ्रेटर्निटी ने ये चीज सोच ली, इस चीज का एहसास कर लिया कि ये अब छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी लड़ाई, और इसके साथ साथ हमें चलना पड़ेगा। सो बाय हुक एंड क्रुक हमारे टीचर्स ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारे एजुकेटर्स ने पढ़ाई को जारी रखा एक थोड़े से शॉर्ट ब्रेक के बाद और अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से करवाया और कंप्लीशन पे लिया। अब जो सबसे बड़ी चीज है बच्चों के सामने, पढ़ाई तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसका इवैल्यूएशन ना हो सके, टेस्टिंग ना हो सके। सो अब टेस्टिंग वाला मोड सामने आ गया है, जिसमें से सबसे बड़ा मोड बिल्कुल बोर्ड एग्जाम है। सो जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, इवन बच्चे भी, पेरेंट्स भी, सब मिल के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इस एग्जाम्स को
कोशिश कर रहे हैं बढ़िया से बढ़िया दिया जा सके। सो ठीक है, स्टार्टिंग में हम इफेक्ट हुए थे, लेकिन अब हमारी एजुकेशन, अब हमारी वो लाइन स्ट्रीमलाइन हो चुकी है जहाँ पे हर एक चीज ऑन ट्रैक आ चुका है। ओवर टू यू। जी सर, आपने जैसे बोला कि बच्चों के लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो गई है और बोर्ड में जो भी मार्क्स होते हैं आप कितना जानते हैं इस पे डिपेंड नहीं करता, आप कितना अच्छा लिखते हैं इस पे डिपेंड करता है। तो आज से बच्चों को किस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि वो बोर्ड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके? जी, जैसा कि आज हम सिर्फ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, तो मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ या बच्चों को एग्जाम टिप्स देता हूँ, मैं 3 चीजों बच्चों को जरूर बोलता हूँ। बोर्ड एग्जाम में 3 चीजें मायने रखती हैं मार्क्स को गेन करने के लिए। K फॉर नॉलेज, P फॉर प्रेजेंटेशन एंड A फॉर एप्लीकेशन। सो नॉलेज कितना आप जानते हैं, कितना आप पढ़ के आए हैं, हर बच्चा तैयारी करके जाता है बोर्ड के लिए। एप्लीकेशन, आप उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। एंड प्रेजेंटेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो फॉर्मेट्स से स्टार्ट होती है। एक टीचर के सामने जब शीट आती है चेक होने के लिए, तो उसकी हैंडराइटिंग, उसकी प्रेजेंटेशन फर्स्ट इंप्रेशन लाती है कि इस बच्चे को कितना आता होगा और ये बच्चा कितना लिख सकता होगा, और वहीं से इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है, जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्ट टिप मैं बच्चों को यही देना चाहूंगा अकाउंटेंसी के लिए, कि अकाउंटेंसी इज नॉट अ सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, एंड अकाउंटेंसी इज नॉट अ सब्जेक्ट विद फुल ऑफ थियरी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अकाउंटेंसी में थियरी भी है, अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल्स भी है, इसीलिए अकाउंटेंसी को कहते हैं प्रैक्टिकल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो जब भी बच्चे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, थियरी को अटेम्प्ट करते हैं, उसमें ध्यान रखें कि जो हेडिंग्स होते हैं उनको प्रॉपर लिखें। हर एक क्वेश्चन के बाद, हर एक आंसर के बाद एक लाइन छोड़। जब बच्चे प्रैक्टिकल्स को फॉलो करना शुरू करते हैं, अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, जितने भी फॉर्मेट्स हैं, चाहे वो अकाउंट्स के फॉर्मेट है, चाहे वो स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट, इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक ऑल द फॉर्मेट्स विद पेंसिल एंड स्केल। क्योंकि पेंसिल से बनाने से, क्योंकि जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि उसकी लेंथ कितनी होगी। अगर हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं फॉर्मेट्स को, तो वी हैव अ चॉइस कि हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। सो प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ी चीज जो है वो है आपके फॉर्मेट्स की। दिस इज वन। सेकेंडली, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं, और बाद में आइडिया लगता है कि नहीं ये गलत हो गया, शायद वो चीज करनी चाहिए थी, ये नहीं करनी चाहिए थी। फिर हम कुछ इस तरीके से कटिंग करनी शुरू कर देते हैं जैसे कि हमने कोई गुनाह कर दिया, कोई क्या कहते हैं क्राइम कर दिया, और उसके सबूत मिटाने शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गलती हो गई, एग्जाम दे रहे हैं हम, टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में गलती हो सकती, जस्ट मेक अ कट, एक लाइन मार दें बस, और आगे उसको स्टार्ट कर दें। जरूरी नहीं होता ऐसे बिल्कुल क्रॉसिंग करना और ऐसा करना। ये भी प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है जो बच्चों को सिखाया। ओवर टू यू। आप जब सीबीएसई का पेपर चेक करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सी एक कॉमन मिस्टेक्स होता है जो लगभग हर एक बच्चे करते हैं और जिसकी वजह से उनके अच्छे बच्चों के भी मार्क्स कट जाते हैं? जब हम पेपर्स चेक करते हैं, चाहे वो बोर्ड के पेपर्स हो या हमारे लोकल एग्जाम्स हो, हर एक टीचर की कोशिश यही होती है कि जितना पूछा गया है, देखिए दोबारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में कह रहा हूं, जितना पूछा गया है उतना बताइए, जितना आपको आता है उतना ना बताइए। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार हम लोग सिंपल क्वेश्चंस को देख के भावनाओं में बह जाते हैं, जितना आता है बस हम लिखते जाएं कि हमें जो पता है हम लिख। नहीं, एग्जाम की सबसे बड़ी चीज है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जब पेपर सेट किया गया है तो वो टाइम के अकॉर्डिंगली किया गया है। इस मार्क्स के इस क्वेश्चन को इतने मिनट्स में खत्म करना है, तब जाके आप अपने पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसको रीचेक कर पाएंगे, अपनी गलतियों को देख पाएंगे। एक चीज तो जब पेपर्स चेक किए जाते हैं तो उसमें यही चीज देखी जाती है कि बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं जब स्पेशली अकाउंट्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं। अगर मान लीजिए पेपर में टोटल 30 क्वेश्चन है, राइट, उस 30 क्वेश्चंस में अगर 2 क्वेश्चंस नहीं भी आते, कोई बात नहीं, हम उन 2 क्वेश्चंस की वजह से
अपने बाकी सारे पेपर को खराब कर देते हैं, इतनी टेंशन में आ जाते हैं कि ये तो आता नहीं, ये तो आता नहीं। कोई बात नहीं, जो आता है उसको तो अटेम्प्ट कर लें, अच्छी तरह अटेम्प्ट कर लें। तो सबसे बड़ी चीज पेपर को अटेम्प्ट करने के टाइम पे क्या है? पेशेंस। सबसे पहले जो आपको 15 मिनट्स रीडिंग के मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं कि आप पेपर को एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन है उसके बाद नजर मार लीजिए, और जिस जिसमें चॉइस है उसको चेक कर लीजिए क्या क्या आपको आता है, दोनों में से बेस्ट क्या रहेगा, ताकि जब आप 3 घंटे लगातार पेपर को लिखना शुरू करें तो आप सिर्फ लिखें, उस टाइम सोचने की जरूरत ना पड़े। और जहां पे आपको लगता है सोचने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी उसको छोड़ दें, आगे चले जाए। ये एक चीज थी। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट देखी गई है वो है, मतलब एक एवरेज बता रहा हूं, कोई कैलकुलेशंस नहीं है, किसी जगह लिखा नहीं है। जनरली हम लोग क्या मानते हैं, एक मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम 2 मिनट्स लेके चलते हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए हमें 2 मिनट्स मिले, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें एवरेज 12 मिनट्स में खत्म करना है, एक अंदाजा। इस तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया एज अ स्टूडेंट, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे एवरेज उसके लिए 8 मार्क्स तो 16 मिनट्स मिलने चाहिए, एवरेज अंदाजा। जब मैंने टाइम को देखा तो मेरा टाइम जो है वो 16 मिनट से ऊपर जा चुका था, 19-20 मिनट हो चुके। अब 2 ऑप्शन मेरे पास है, या तो मैं उस क्वेश्चन को कंप्लीट करके ही छोड़ूं या फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ जाऊं। तो समझदारी ये कहती है अगर मैं 1-2 मिनट और लेके उस क्वेश्चन को खत्म कर सकता हूं तो फटाफट करके दूसरे पे आ जाऊं, नहीं तो इसको यही छोड़ दूं, उसकी जगह छोड़ दूं और अगले क्वेश्चन पे चला जाऊं। क्योंकि जैसे जैसे मैं टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड करता जाऊंगा, इनडायरेक्टली मैं क्वेश्चंस के साथ जो आगे आने वाले हैं कॉम्प्रोमाइज करता जाऊंगा। और फिर वही चीज होगी जो जनरली अकाउंटेंसी, जनरली मैथमेटिक्स, जनरली फिजिक्स के पेपर्स में बच्चे देख के बाहर निकल के बोलते हैं पेपर बहुत लेंथी आया था। नहीं, पेपर लेंथी नहीं आया था, हमने उसको लेंथी बनाया। एक्सपर्ट्स कभी लेंथी पेपर नहीं डालते, टाइम सेट के साथ डालते, लेकिन हम उसको इस वजह से लेंथी कर लेते हैं और पेपर छूट जाता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक 80 नंबर का पेपर बोर्ड में होता है अकाउंट्स का, मुझे 5 नंबर का नहीं आता, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा। मेरे 5 नंबर कम आएंगे, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन मुझे 15 नंबर का पेपर आता है और टाइम की वजह से छूट गया, मैं ये जिंदगी भर एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा और अपने आप को हमेशा इस चीज के लिए दोषी रखूंगा, आता था छूट गया, आता था छूट गया। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नर्वसनेस से बचाती है और आपका पेपर टाइम पे अटेम्प्ट हो जाए। आज हम दिसंबर में बैठे हुए हैं, अगर हम मानते हैं कि मार्च में स्टार्ट भी हो जाता है, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम मार्च में स्टार्ट होता है, तो 2 महीने हमारे पास हैं। तो इन 2 महीनों में हमें किस तरीके से अपनी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर कर पाए? देखिए जी, जो पढ़ाई की तैयारी होती है उसको अगले 2 महीने में बहुत सिस्टमैटिकली लेके चलना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी ने भी 1-2 दिन पहले एक वेबिनार लिया, उसमें यही चीज बोली कि हम सिचुएशंस को देख के आगे चलेंगे, क्योंकि कुछ क्वेरीज थी उसके बीच में कि हमें और टाइम दिया जाए, बच्चों ने बोला था हमें और टाइम चाहिए, हमें चीजें क्लियर नहीं है अभी भी। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने यही बोला कि अभी हम एज पर शेड्यूल ही चलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड की परीक्षाएं अपने समय पे हो जाए। लेकिन हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जैसे कल परसों की न्यूज में हम सुन रहे हैं कि यूके में ये चीज दोबारा स्प्रेड हुई है, बहुत हेवीली स्प्रेड हुई है, भगवान ना करे कुछ ऐसा इंडिया के अंदर हो या कहीं भी और हो, तो चीजें एज पर थिंग्स हो जाएंगी। अगर हमें ज्यादा टाइम मिल भी जाता है, 1% हम मान लें, तो हम पहले माइंड सेट कर लें कि हमने एग्जाम्स मार्च में ही देने हैं। और आपकी बात को मैं रिपिक कर रहा हूं कि हमारे पास पूरे 2 महीने हैं, जनवरी का और फरवरी का, अभी हम दिसंबर को काउंट नहीं करते। अब इन 2 महीने में पढ़ाई कैसे करें? अकाउंटेंसी की स्पेसिफिकली मैं अगर बात करता हूं तो हमारी अकाउंटेंसी में 3 किताबें हैं और हमें उन 3 किताबों को कवर करना है। इन 3 किताबों का टोटल सिलेबस 80 नंबर का आता है। हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, हर बच्चे ने अपने हिसाब से तैयारी की, ठीक है। 50% बच्चा ऐसा हमारे पास होगा जिनको ये 3 बुक्स में से 2 बुक्स अच्छी तरह आती है। अगला 30% बच्चा ऐसा होगा जिनको ये 3 बुक्स आती तो है लेकिन अभी थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है। और 20% बच्चा ऐसा होगा जिन्होंने तीनों बुक्स अच्छी तरह करी। सो सबका पढ़ने का ढंग अलग अलग, ठीक है।
सबसे पहले हम क्या करें, सिलेबस की एक कॉपी लें। मान लीजिए मैं ही एक स्टूडेंट हूं और मैं आज से पढ़ना चाहता हूं, अपनी तैयारी को करना चाहता हूं। सिलेबस टीचर ने करवा दिया, सिलेबस बच्चे ने कर लिया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सिलेबस टीचर ने करवा दिया, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। बच्चे ने कितना ग्रास्प किया, बच्चे को कितना आता है, ये बच्चे पे डिपेंड करता है। और जैसा हमने पहले ही बात की कि हमने इस साल ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ी है, फिजिकली हमने फेस टू फेस नहीं पढ़ पाए हैं, तो हो सकता है बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस, बिकॉज ऑफ सम मोर प्रॉब्लम्स, बच्चों ने कई टॉपिक्स को अटेंड नहीं किया हो या प्रॉब्लम्स आई हो। सो बच्चे कोशिश करें, सिलेबस को लें और उस सिलेबस के जितने भी कंटेंट्स हैं उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, ए बी सी। ए पार्ट जो मुझे अच्छी तरह आते हैं, बी पार्ट जो मुझे अच्छी तरह नहीं आते लेकिन आते हैं, और सी पार्ट जो मुझे बिल्कुल नहीं आते। अभी भी दिसंबर के 7-8 दिन बचे हैं हमारे पास, 10 दिन बचे हुए हैं, तो कोशिश करें जो सी पार्ट वाला है, जो बिल्कुल नहीं आता, जितना जल्दी हो सके पहले उसे कवर करें, ताकि दोनों चीजें ए और बी कैटेगरी में आ जाए। फिर कोशिश करें जो बी कैटेगरी वाले पॉइंट्स हैं उनको ए कैटेगरी में लाएं। सो जिस दिन सारे पॉइंट्स ए कैटेगरी में आ जाएंगे, ये मान लिया जाएगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि सारे टॉपिक्स मुझे अब आते हैं। अब इसको रिवाइज करना है, अभी तो मैंने पहली बार किया, अब इसको रिवाइज करना है। सो रिवाइज करने का ढंग क्या होता है, जो 3 किताबें हमारी हैं, मान लीजिए मैंने पहली किताब उठा ली, मान लीजिए मैंने दूसरी किताब उठा ली, मान लीजिए मैंने तीसरी किताब उठा ली, अपने कैलिबर के हिसाब से मैं उठाऊंगा और एक टाइम टेबल बनाऊंगा। टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो करना फिर जमीन आसमान का फर्क। हम चीजें प्लान तो कर लेते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते। बट हमें ये समझना होगा कि ये जो टाइम टेबल है, ये जो बोर्ड एग्जाम है, ये हमारा करियर डिसाइड करते हैं। एक नंबर भी ऊपर नीचे हो गया तो हमें अपने मनपसंद का कोर्स और कॉलेज नहीं मिलेंगे और पूरी जिंदगी हम अपने आप को कोसते रहेंगे। सो दिस इज द गोल्डन टाइम कि हम अपने आप को प्लान करें, अपने टारगेट्स को सेट करें और उसे अचीव करने की कोशिश करें। सो सबसे पहले मैंने एक बुक उठाई, ए पार्ट। ए पार्ट में 2 मेन यूनिट्स हैं जिसको हम अकाउंट्स ऑफ एनपीओ कहते हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टनरशिप कहते हैं। अब मैंने पहला चैप्टर अकाउंट्स ऑफ एनपीओ उठा लिया, 10 नंबर का वो एग्जाम में आएगा। मैंने थॉरली उसको बुक से रिवाइज कर लिया। फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं पिछले 5 साल के पेपर्स देखूं और उसमें इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को अटेम्प्ट करूं। सिर्फ 5 पेपर्स में शॉर्टलिस्ट करूंगा, कोई भी 5 क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है जी, और उनको शॉर्टलिस्ट करूं। फिर मैं दूसरे यूनिट पे जाऊं, उसके सारे चैप्टर्स को रिवाइज करूं, फिर मैं इन पेपर्स पे वापस आऊं और इन चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करूं। इस तरीके से पहले 5 पेपर्स क्या करने हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में करने हैं। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता जा रहा हूं वैसे वैसे मैं अपने आप को इवैल्यूएट करता जाऊं। पार्ट्स में होने के बाद फिर मैं फुल फ्लेज सैंपल पेपर्स पे आ जाऊं और उनको पूरा सॉल्व करना शुरू करूं, जो 3 घंटे के टाइम को लेके करूं। सो टेंटेटिवली होना यह चाहिए 15 जनवरी तक मेरे सारे टॉपिक्स ए कैटेगरी में आ जाने चाहिए। अगले 15 दिन 31 जनवरी तक मुझे ये जो 5 पेपर्स हैं स्कैटर्ड फॉर्म में, इनको सॉल्व करना है। और फरवरी में मुझे 3 आवर्स के जो पेपर्स होते हैं उनको टाइम बाउंड के साथ सॉल्व करना है, उसमें से गलतियां निकालनी है और टीचर से पूछना है कि भाई मुझे बताइए इसको मुझे और कैसे बेटर। सो इस तरीके से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, अपने सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर पाएंगे। लेकिन इन सब चीजों को करने के साथ साथ जरूरी है मेंटल रिलैक्स। कई बार हमने ये चीज सुनी हुई है कि बच्चे कहते हैं भाई पूरी रात में पढ़ता रहा, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपने पूरी रात लगाई पढ़ने के लिए। भगवान ने रात बनाई थी सोने के लिए, आराम करने के लिए, और हमने रात क्या बना दी, पढ़ने के लिए। वही अब दिन में क्या करोगे भाई। हमारा दिमाग भी एक कंप्यूटर है, बचपन में सिखाया गया था, जैसे कंप्यूटर को रेस्ट देते हो दिमाग को भी रेस्ट चाहिए। सो बेटर ये होगा लेट नाइट से बेटर कि आप डे में पढ़ें। हर बच्चे का अलग अलग ढंग है पढ़ने का। मेरा बोलने का मोटिव ये था कि हम रेस्ट प्रॉपर, जब तक हम दिमाग को रेस्ट नहीं देंगे, तब तक हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते, चीजों को दिमाग में नहीं ला सकते। एक और चीज यहाँ पिक करूंगा, आपने भी सुना होगा बच्चे अकाउंट्स करते हुए, मैथ्स करते हुए गाने लगा के पढ़ते हैं।
हाँ, दिमाग हमारा एक ही है, वो एक ही जगह चल सकता है। आप एक कान को कहो कुछ और सुन ले, एक कान को कहो कुछ और सुन ले, नहीं हो सकता। सो दिमाग एक ही जगह चलेगा। अगर आप गाने लगाते हो, कंसंट्रेशन गानों में चली जाती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। सो साइलेंट मोड पे ही अगर हम अकाउंट्स को पढ़ें तो बेटर समझ आएगा। बट उसके साथ साथ मेंटल पीस बहुत जरूरी है, जो योगा से, अलग से गाने सुनने से, पढ़ाई के टाइम ही वैसे म्यूजिक को सुनने से रिलैक्स मिलेगा, मेडिटेशन करने से, थोड़े चक्कर लगाने से, बाहर नहीं जा सकते तो छत पे चक्कर लगा ले, घर में आंगन में चक्कर लगा ले। क्योंकि आपने बोला कि बच्चों की आदत होती है कि रात में पढ़ना और दिन में सोना। मैं भी, क्योंकि मेरी बेटी भी 12th में है, तो मैं भी इस चीज को देखती हूँ कि रात भर मतलब 2 बजे 3 बजे तक जगे हुए हैं पर और दिन में लेट लेट 12 बजे तक सो रहे हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले भी ये हरकत कर देते हैं। तो वहां पे आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सी चीज बोलना चाहूंगा। हम कोई भी स्पोर्ट्स का, गेम्स का टूर्नामेंट देख लें, जहां पे 3-4 टीम्स खेल रही हैं, 5-6 टीम्स खेल रही हैं, लीग मैचेस हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, लेकिन जिस दिन फाइनल होता है ना, उससे एक दिन पहले रेस्ट डे होता है। वो इसीलिए होता है कि आप कल के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाए, मेंटली भी और फिजिकली। तो अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, रात रात जाग रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो आप अपना 100% अगले दिन नहीं दे पाएंगे। आप एग्जाम में जाके सो जाएंगे या टोटली ब्लैंक हो जाएंगे। हमें लगता है हमारी आंखें खुली, हम चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दिमाग अपना टाइम ले लेता है और वो सो जाता है, वो चलना बंद हो जाता है। और ऐसा अगर एग्जाम के सेंटर में हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाए। यही प्रॉब्लम होती है जब बच्चों से हम सुनते हैं, मेरे को तो सब कुछ आता था, एग्जाम में जाके टोटली ब्लैंक हो गया। ब्लैंक उस हो ब्लैंक गया। का मतलब ही यही है कि दिमाग सो गया। भैया तुमने मुझे पूरी रात जगाया, अब मैं सो रहा हूँ, मैं नहीं साथ दे सकता तुम्हारा इतना। सो इस चीज को ध्यान में रखना है, हमें रिलैक्स होकर एग्जाम को देना है, तभी हम 100% अपना दे पाएंगे। एक और चीजें जो होती है, जो इस खासकर 12th के बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि उनको ये मतलब टेंशन होती है कि अगर बच्चे ने थोड़ी सी भी कहीं मिस्टेक कर दी, तो 1 मार्क्स भी कम हुआ, 2 मार्क्स भी कम हुआ, तो उनको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, और इस चक्कर में वो बच्चों के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। कई बार बच्चे इससे बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और कुछ गलत हरकतें भी कर जाते हैं। तो आप पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, एग्जाम डेज में दो ही लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक हो गए टीचर्स और एक हो गए पेरेंट्स। और यही वो दो लोग पूरी दुनिया में हैं जो बच्चे का भला चाहते हैं, बाकी तीसरा कोई भी नहीं। सो बच्चा ट्रस्ट भी इन पे ही करता है, और इन दोनों में से अगर हम पहले लाएं तो ऑब्वियसली बच्चा टीचर पे ज्यादा ट्रस्ट कर जाता है। ठीक है, सो पेरेंट्स का ये रोल बनता है, पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है, इंस्टेड ऑफ टीजिंग देम, उनको ताना मारने से बेटर है उनका मॉरल सपोर्ट बने। बच्चे को ये नहीं कहे कि 95 से नीचे नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। बच्चे को ये कहे कि बेटा जो बेस्ट तू कर सकता है तू कर, बाकी देखिए। प्लस उसकी डाइट की प्रॉपर केयर करनी है, क्योंकि डाइट भी बहुत जरूरी है। एज अ पेरेंट कोशिश करें कि बच्चे को फास्ट फूड में ना लेके जाए, बच्चे को हेल्दी डाइट दें, ड्राई फ्रूट्स दें, दूध दें, और जो भी न्यूट्रिशियस चीजें हैं वो बच्चे को दें। उसकी डाइट का पूरा ध्यान रखें। सॉरी, बट ये सच्चाई है। आजकल के जो जनरेशन है बहुत केयरलेस है खाने पीने के मामले। तो एज ए पेरेंट अगर हम ऐसा सपोर्ट देंगे और मॉरल सपोर्ट देंगे, बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, हाँ बच्चे कितना सिलेबस हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या आता है क्या नहीं करता, एज अ फ्रेंडली थिंग्स अगर हम डिस्कस करेंगे, तो बच्चे का जो स्ट्रेस है वो काफी हद तक रिलीज हो, कि मुझे सुनने वाला कोई है, मैं अपनी बात कहीं पे रख सकता हूँ। बच्चा इसीलिए इतना प्रेशर में आ जाता है कि उसे एक तरफ से प्रेशर मिलना शुरू हो जाता है, उसे पता है मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई। सो हमें हमें एज पेरेंट उसका फ्रेंड बन के उसके साथ चलना है, और उससे पूछना है, बार बार बात करनी है। बात करके ही बात बनती है, नहीं तो बातें बनती है। बहुत सही कहावत है हिंदी में। सो हमें वो बात करके बात बनानी है, उसकी भड़ास जो होती है, फ्रस्ट्रेशन जो होती है, निकालनी है, ताकि रिलैक्स हो सके और कंसंट्रेट कर सके। इस बार सीबीएसई ने काफी कुछ बदलाव किए हैं अपने पैटर्न में या फिर सिलेबस में। तो मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में बच्चों को कुछ बताएं, जो क्योंकि जो काफी कंफ्यूजन है, कई बच्चे नहीं जान पा रहे हैं कि कौन कौन से चीजें हटाई गई हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो आप उसके बारे में अगर कुछ एक डिटेल प्रेजेंटेशन देना चाहें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही चीज कही।
कि चेंजेस हर साल होते रहते हैं। पिछले साल भी बोर्ड ने चेंजेस किए थे, इस साल भी बोर्ड जो है वो चेंजेस कुछ लाया है। तो मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही आपको और बच्चों को ये चीज क्लियर कर कि पिछले साल से इस साल में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बट थोड़ी बहुत जगह बोर्ड ने क्लैरिफाई जरूर किया है कि चीजें ऐसे नहीं ऐसे करनी है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है। एक तो ये मेन चीज है जो बोर्ड लाया है चेंजेस। दूसरा जो मेन चीज बोर्ड ने प्रेजेंट की है इस साल कोविड को देखते हुए, क्योंकि बोर्ड भी ये बात समझता है कि बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया, इसीलिए बोर्ड ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम 30% सिलेबस को डिलीट करेंगे और बाकी सिलेबस से हम एग्जामिनेशन लेंगे। वो सिलेबस पहले ही शेयर हो गया था कि क्या क्या चीज डिलीट हो चुकी है और क्या क्या चीज हमें करनी है। सबसे पहली चीज मैं चैप्टर वाइज लेके चलूंगा। सबसे पहली चीज हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस एनपीओ चैप्टर में दो ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर कुछ कंफ्यूजन्स थी, जो इस बार एनसीईआरटी ने क्लियर की। पहली जो चीज है उसका नाम है लेगेसी और दूसरी है एंट्रेंस फी। जो लेगेसी वाला पार्ट है, पिछले कुछ सालों से हम लेगेसी को लॉन्ग टर्म आइटम मानते थे जिसको कैपिटल नेचर कहते हैं और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते थे। बट इस साल एनसीईआरटी ने क्लियर किया कि जो लेगेसी है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। मतलब हम उसको कैपिटल आइटम भी ले सकते हैं और अगर वो स्मॉल इन साइज और शॉर्ट टर्म है तो हम उसको रेवेन्यू आइटम भी ले सकते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल से जो लेगेसी है वो दोनों जगह रिकॉर्ड हो सकती है, बैलेंस शीट के अंदर अगर वो लॉन्ग टर्म और कैपिटल आइटम है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर इनकम साइड अगर वो शॉर्ट टर्म और स्मॉल आइटम। दूसरी चीज जो एनसीईआरटी ने क्लियर की वो एंट्रेंस फी को लेके है। एंट्रेंस फीस के दोनों पार्ट्स हैं, सेम जैसा मैंने बोला। अगर एंट्रेंस फीस लॉन्ग टर्म के लिए ली गई है तो उसको कैपिटल आइटम माना जाता है, बैलेंस शीट में लिया जाता है लायबिलिटी साइड। और अगर एंट्रेंस फीस शॉर्ट टर्म नेचर की और स्मॉल अमाउंट है तो हम उसको रेवेन्यू आइटम मानते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम में इनकम साइड लेते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट आ गया हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक बहुत वाइड यूनिट है जिसमें नंबर ऑफ सब पार्ट्स है। जब भी पार्टनरशिप पे हम फोकस करते थे तो पार्टनरशिप का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता था वो 8 मार्क्स का आता था, और उस 8 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन था पहले ही बच्चे प्रेडिक्शन ले लेते थे, जो कि एक स्टैंडर्ड टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि भाई यहीं से आने वाला है। बोर्ड ने वो बड़ा टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस साल डिलीट कर दिया है। इस साल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आएगा, ऑल्दो पैटर्न इज सेम। एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ उस टॉपिक को डिलीट कर, बिकॉज वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत ज्यादा अकाउंट्स उसमें बनाए जाते थे। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो हमारे पास है वो है बुक नंबर 2, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। इन कंपनी अकाउंट्स के दो सब पार्ट्स हैं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। शेयर कैपिटल में एज सच कोई चेंज नहीं है। डिबेंचर्स में दो सब पार्ट्स थे, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला जो पार्ट है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला जो पार्ट है वो डिलीट हो चुका है। वो पूरा, इधर कंफ्यूजन है बच्चों को कि क्या थियरी आएगी, क्या प्रैक्टिकल आएगा, क्या दोनों डिलीट हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से बच्चों को बता दूं, ये पूरा चैप्टर ही डिलीट है। जब चैप्टर की बात होती है तो थियरी प्रैक्टिकल वैसे ही डिलीट हो जाता है। बट ऑफ कोर्स जब आप इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ रहे हैं तो अपनी नॉलेज के लिए ये जरूर जान लीजिए रिडेम्पशन होता क्या है। कोविड-19 को देखते हुए, मैं रिपीट करूंगा, कोविड-19 को देखते हुए इन टॉपिक्स को डिलीट किया, लेकिन बोर्ड ने, किसी एक्सपर्ट ने कभी ये नहीं बोला कि ये टॉपिक मत पढ़ो। अगर मुझे हायर स्टडीज में जाना है तो अपनी नॉलेज के लिए मैं इनकी नॉलेज रख सकता हूँ, मैं इनको पढ़ सकता हूँ, वो मेरी मर्जी। मैं टीचर को गुजारिश कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वैसी एक आधी चीज मुझे बता दी जाए कि एटलीस्ट मुझे नॉलेज तो रहे, नॉट फॉर इवैल्यूएशन बट फॉर लॉन्ग टर्म। ये अलग अलग सोच है बच्चों की। फिर आते हैं हम अपनी थर्ड बुक पे, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस।
जो बोर्ड में 20 मार्क्स की आती है, और इसी के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, जिसको अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट, अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल भी कहते हैं। प्रैक्टिकल्स को लेके भी अभी तक क्वेश्चन मार्क है। सो एज सच जो भी कुछ दिन पहले जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने वेबिनार लिया है, उसमें यही बोला गया है कि अभी तक हम यही सोच के चल रहे हैं कि एवरीथिंग विल बी एज पर शेड्यूल। बाकी सिचुएशन को देखते हुए, जैसे पिछले साल हुआ था, डेट्स चेंज की गई थी एग्जाम्स की और चीजें बदली गई थी, वैसे बदली जा सकती हैं, बट अभी हम सेम चीज एक्सपेक्ट करके चले। तो ये जो हमारी किताब है लास्ट वाली, इसमें जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोर्ड की तरफ से कोई डिलीशन नहीं है, लेकिन लॉज के हिसाब से लास्ट ईयर एक चेंज आया था, जिसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का इंट्रोडक्शन कहते हैं, विच इज रिलेटेड टू कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। सो उसके अंदर एक पॉइंट है प्रपोज डिविडेंड, जिसको लेके ये चेंजेस आए। ये कुछ चेंजेस थे जो बोर्ड ने डिलीशन किए। अब कुछ चेंजेस मैं वैसे ही बताना चाहता हूँ। लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात की जाती है तो जनरली हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले लेते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपके माध्यम से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का एक पार्ट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस भी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स भी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फिलअप्स भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मैच द कॉलम भी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट भी आता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के पार्ट है। सो लास्ट ईयर बोला गया था 20 मार्क्स के आएंगे। अब छोटा सा चेंज, 20 मार्क्स के आएंगे। इस साल बोला गया है 20% आएंगे। सो 20% किसके हो गए? 80 मार्क्स के। 80 मार्क्स का 20% 16 मार्क्स होता है। इसका मतलब इस बार 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। जैसे पहले 20 सोच रहे थे, अब इस बार 16। रेस्ट कोई चेंज नहीं है। जैसा पिछले साल हमें हमारे क्वेश्चन पेपर्स में चॉइस बढ़ा के दी गई थी, सेम वैसी ही चॉइस इस साल। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे, कुछ मेजर डिलीशंस थे जो मैंने आपके माध्यम से प्रेजेंट करने की कोशिश की। हाँ, एक लॉ के हिसाब से DRR हमारा एक टॉपिक है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जो बेसिकली रिडेम्पशन में कवर होता है। उसमें काफी चेंजेस आए लास्ट ईयर, लेकिन वो इस साल इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस साल हमारा जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है वो चैप्टर ही डिलीट हो चुका है। उस चीज पे बच्चे ध्यान। इसके अलावा और कुछ आप बताना चाहेंगे? क्योंकि हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहें बच्चों को? हाँ जी, अब मेन में 2-3 चीजें एग्जाम से रिलेटेड बोलना चाहूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज से ही, जैसे मैंने पहले भी एक बार बोला, मैं फिर स्ट्रेसफुली बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने टॉपिक्स को जो है ABC में कन्वर्ट करें, और जितना जल्दी हो सकता है उनको A कैटेगरी में लेके आए। A कैटेगरी में लाने के बाद अपना एक डे वाइज प्लान बनाए। देखिए, एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान को अचीव करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म प्लान्स को फॉलो करें, और शॉर्ट टर्म प्लान हमारा क्या होगा? डे टू डे प्लान। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे मार्च में बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, तो सबसे पहले मैं बोर्ड के लिए एक्सपेक्ट करूंगा मैंने कितने % मार्क्स लेने। ठीक है जी, जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स मैंने लेनी है उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले 2 मंथ्स मेरे पास है, मुझे मंथली प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बाद वीकली प्लान बनाना पड़ेगा, और फिर मुझे डे प्लान पे आना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास एक सब्जेक्ट नहीं है पढ़ने के लिए, मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं मिनिमम। 6 भी है कईयों के पास, 7 भी है कईयों के पास। मुझे हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना। लेकिन ऑब्वियसली एक कॉमर्स के बच्चे के लिए अकाउंटेंसी एक प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, इस वजह से न्यूमेरिकल्स होते हैं, इस वजह से। तो मैं एक अपना सेटअप प्लान बनाऊं डे वाइज, कि मुझे इस हफ्ते में इस बुक को कंप्लीट करना है, इस हफ्ते के हिसाब से इतने दिनों में ये चैप्टर, इतने दिनों में ये चैप्टर, इतने दिनों में ये चैप्टर। सो डे वाइज प्लान बना के मैं अपना वीकली प्लान अचीव करूं, वीकली प्लान्स को अचीव करके अपना मंथली प्लान अचीव करूं, और मंथली प्लान को अचीव करके मैं अपना टारगेट अचीव। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आपके टीचर्स आपके एग्जाम्स लें, प्री बोर्ड्स लें, बोर्ड्स लें और टेस्ट लें तभी आपको देने हैं। आप जैसे होता है ना सेल्फ क्वारंटाइन, अपने आप को जी रोक लो, बांध लो, कमरे में बंद कर दो, ऐसे आप एग्जाम्स के लिए भी सेल्फ क्वारंटाइन कर सकते हैं। अपने हिसाब से इतना मटेरियल आपके पास नेट पे अवेलेबल है
इतने सैम्पल पेपर्स, इतने प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल है, उन्हें निकालिए, खुद सॉल्व कीजिए, टीचर्स को भेजिए और उनसे पूछिए कि इसमें क्या क्या चीज चेंज होनी चाहिए, सो कैसे रेक्टिफाई करें। कभी भी मार्क्स कम आए तो उसके लिए रोना नहीं चाहिए, बल्कि खुशी मनानी चाहिए, शुक्र है इसमें काम आ गए, बोर्ड में मुझे मौका मिल गया। सो हमेशा अपने टीचर से पूछें कि जो कम आ गए फाइन, क्यों कम आए ये बता दो, साथ साथ उस पर लिख लो कि अगली बार उस गलती को रिपीट ना किया। सो दैट्स इट, मैं इतना ही बच्चों को कहना चाहूंगा। रेस्ट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस टू यू। आप अपने गोल्स को अचीव करें, ऑल द बेस्ट। आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि पिछले 9 महीने से हम कोरोना से बचने के लिए सेल्फ क्वारंटाइन हो रहे थे। अब अगले 2 महीने के लिए आप लोग अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कीजिए और अपने कमरों में बंद हो जाइए, ताकि बोर्ड की तैयारी आप अच्छे से कर सकें। मुझे उम्मीद है अतुल सर ने जो टिप्स आपको दिए अकाउंटेंसी के लिए, वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा और इसको फॉलो करते हुए आप बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। हम फिर से अतुल सर से एक बार और मिलेंगे अगले बिजनेस स्टडीज के लिए, और तब तक के लिए अभी हम आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर से नए एक सब्जेक्ट के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताए। मुझे उम्मीद है इससे बच्चे काफी लाभान्वित होंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।